और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी यादव का इस वक्त सबसे बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगा। यह कहना है तेजस्वी यादव का। नीतीश चाचा सामने रहे तो मजबूती आएगी, आरजेडी मजबूत होगा। नीतीश सीएम रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। और आप साथ दें, आपकी भागीदारी मैं तय करूंगा। अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलने की बात तो तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को एकजुट रहना होगा। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। और इस बार तो 4-4 वोट जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में। और हम लोग काम करें। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी 3-3 हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमेटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया। और आगे आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि समाज में आज भी वैसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं और आजादी के 76 साल बाद उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मांझी ने कहा कि एससी की 21 जातियों में से 4 जातियां आगे हैं, बाकी जातियों के लोगों का नौकरी में काफी कम प्रेजेंटेशन है। उन्होंने जिसकी संख्या है उसके आधार पर आरक्षण देने की मांग की। 76 वर्ष आजादी के बाद इन लोगों में आज कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इधर बीजेपी एमएलए ललन पासवान ने जीतन राम मांझी पर पलटवार किया। एससी/एसटी कोटा में सब कोटा के सवाल पर ललन पासवान ने कहा कि छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने एससी/एसटी समाज से एक होने की अपील की। साहब ने हमें एससी/एसटी का जात बनाया और हमको एससी/एसटी के रूप में यूनाइट रहना चाहिए। हम जान लीजिए, हमेशा भी जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कहना चाहते हैं कि आपका जो फैसला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान के मूल भावना से इतर है, हटकर है, विपरीत है, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की। विशेष पैकेज में से अब केंद्र सरकार ने पहले किश्त की राशि मंजूर कर दी है। बिहार को 5532 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूरी मिली है। और केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार की सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा 21,000 करोड़ पावर प्लांट के लिए, बिहार के लिए स्वीकृति 5532 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 3651 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए 3651 करोड़ रुपए मिले हैं। तो बिहार को केंद्र सरकार की ओर से मिले स्पेशल पैकेज की पहली किश्त पर बिहार में राजनीति तेज है। एनडीए में शामिल दलों ने केंद्र सरकार के कदम की सराहना की। वहीं आरजेडी ने पुरानी योजनाओं की राशि को रीपैकेजिंग कर फिर से जारी करने का आरोप लगाया। सरकार के द्वारा इस बार के बजट में बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंका गया। पुराने सारे योजनाओं को जो राशि आवंटित थी उसी का रीपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है विशेष पैकेज। और कहा जा रहा है पहली किस्त आ गई। और पहली की किस्त क्या आएगी? जो तेजस्वी यादव जी के समय में, जब तेजस्वी यादव जी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो जो भी योजनाओं को स्वीकृत कराया गया था उसकी राशि जो बाकी थी वो आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज में 3651 करोड़ की राशि जारी कर विपक्ष के मुंह पर दही जमा दी है। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले विपक्ष की आंख खुल जानी चाहिए। अभी और राशि का आवंटन होना बाकी है। यूपीए सरकार में शामिल रहे राजद और कांग्रेस के नेता बताएं कि उनकी हुकूमत में बिहार को इतनी बड़ी राशि कभी मिली थी क्या?
बिहार को विशेष पैकेज का जो वादा किया था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूरा किया है और आज ही उसकी पहली किस्त 5,500 करोड़ रुपए में से 3,600 करोड़ रुपये बिहार को मिला है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो या ग्रामीण सड़कों का, ये बजट आवंटित कर दिया गया है। मैं इसके लिए अपनी पार्टी के तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार को विकसित बिहार बनाने का जो रोड मैप है ना, उस रोड मैप के मद्देनजर हमेशा एक विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता हम लोगों ने रखी है केंद्र को, लेकिन केंद्र की सरकारों ने अनसुना किया। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट के दौरान बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जिसकी पहली किस्त 5,532 करोड़ रुपए थी, जिसे जारी भी कर दिया गया है 3,651 करोड़ रुपए। निश्चित रूप से ये पैसे बिहार को विकसित बिहार बनाने में और गति प्रदान करेंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बिहार कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस का आंदोलन 12 अगस्त से शुरू होगा, जो 3 चरण में चलेगा। दूसरे चरण में जिला स्तर पर आंदोलन होगा और तीसरे चरण में राज्य स्तर पर आंदोलन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा कि अचानक से विशेष राज्य के दर्जे की मांग खत्म क्यों कर दी गई। प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ ये रेल परियोजना 26 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। इसके निर्माण में 2,549 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन प्रोजेक्ट को 2030 और 31 के बीच तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरी बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण बिहार, झारखंड, ओडिशा में रेल यातायात को एक नई गति मिलेगी और साथ ही राजमहल कोल परियोजना से निकलने वाले कोयले का परिवहन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आसानी से हो पाएगा। गंगा जी के ऊपर जो एग्जिस्टिंग पुल है, उन पुलों की कैपेसिटी ऑलरेडी सैचुरेटेड है और उस पर एक रिक्वायरमेंट था कि जल्दी से जल्दी एक नया ब्रिज बने, जिस ब्रिज से बिहार और झारखंड और नॉर्थ ईस्ट और पूरा बंगाल का और पूरे अपने नॉर्थन इंडिया की तरफ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का कॉरिडोर बन पाए, कनेक्टिविटी का कॉरिडोर बन पाए। इसीलिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में विक्रमशिला कटारिया ये नया प्रोजेक्ट एक सैंक्शन किया है, जिसमें 2.44 किलोमीटर का एक नया मेगा ब्रिज बनेगा गंगा जी के ऊपर। इससे एंटायर नॉर्थ बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिहार, झारखंड, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, झारखंड को, बंगाल को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को और कंप्लीट नेपाल को ऊपर, इन सबको और इधर पूर्वांचल को, इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये ब्रिज की अगर आप लोकेशन देखो तो इस तरह से है कि यहाँ पर मुंगेर का बड़ा पुराना एक ब्रिज है। इस मुंगेर के ब्रिज की सैचुरेशन को ध्यान में रखते हुए डाउन स्ट्रीम में यह नया प्रोजेक्ट लिया गया है। इसमें भागलपुर के पास में है ये, और ये ब्रिज से इसमें कनेक्शन भी इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी ट्रेन किसी भी डायरेक्शन से अगर आए तो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे जा सके। दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए, ब्रिज के दोनों तरफ वाई कनेक्शंस लिए गए। ये एक नया इनोवेशन है जो आगामी
जितने भी बड़े कॉरिडोर्स वाले हाई डेंसिटी वाले ब्रिजेस बनेंगे उन सब में इस चीज का डिजाइन में ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रिज बनने से कंप्लीट नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार झारखंड की ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा कॉरिडोर बनेगा। इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट में टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 2549 करोड़ 2549 करोड़ और 22 लाख मैन डेज का इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। 22 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड है रेलवे। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95 करोड़ किलोग्राम्स विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3.8 करोड़ ट्रीज। एक इस ब्रिज को बनाना मतलब 3 करोड़ 80 लाख पेड़ लगाना बराबर है। इतना इसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड में बदलाव पर विपक्ष की आपत्ति पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, इसलिए संपत्ति सबके पास जाए, सबका कल्याण जरूरी है और जो नियम बदले हैं उसमें ये कहीं नहीं है कि वो संपत्ति हिंदुओं को दे दी जाएगी, वो संपत्ति मुस्लिम संप्रदाय को ही मिलेगी। कुछ लोगों के हाथ में हो वक्फ बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड में कहा जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा? वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी। खबर है वैशाली से। जहां नाग पंचमी पूजा के मौके पर लगे मेले में सिलेंडर विस्फोट के बाद आग लग गई। 4 दुकान में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा और कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना गोरौल थाना क्षेत्र के बरेबा गांव में लगे विषहर मेले की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड परिसर के आरटीपीएस कार्यालय का भवन सालों से जर्जर है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण पिछले 2 दिन से कामकाज ठप है। आरटीपीएस कार्यालय के कार्यपालक सहायक चंद्रदेव शर्मा ने बताया कि अचानक हाई वोल्टेज आया और इन्वर्टर समेत बिजली के तारों में धुआं निकलने लगा। इसके बाद से लाइट चली गई। स्थानीय कारीगर से जांच कराने पर सिस्टम में गड़बड़ी की जानकारी मिली। आरटीपीएस कार्यालय में जाति, राशन कार्ड समेत कई काम होते हैं। जिस भवन में आरटीपीएस कार्यालय चलता है उसकी छत की स्थिति भी जर्जर है। जगह जगह से प्लास्टर टूट कर गिर रहे हैं, जिससे काम कर रहे कर्मियों पर भी खतरा रहता है। ट्रांसफार्मर से जी, तो वहाँ से ऐसे हुआ कि सब जल गया ऐसी होने के चलते। ये कब से बंद है? कल 11 बजे 11:30। जिससे लाइन समूचा ठप हो गया है। 440 लाइन आया है जी, जो सब तार जड़ गया है, जिसके चलते काम बाधित जी। कौन कौन सा यहाँ काम होता है? जाति, आवासीय, आय, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, राशन कार्ड जी, फॉर्मेट पर भी बनता है। लाइट को आ रहा है लेकिन 2 दिन से खराब है। अब कब बनेगा इसे कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, फिर लौट के घर जा रहे हैं आप लोग? लौट के घर जा रहे हैं। फिर कल आइएगा? कल आएंगे। आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दुबई में मृत इंजीनियर मिहिर गर्ग के परिवार से मुलाकात की। आरके सिंह ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। आपको बताएं कि मिहिर गर्ग पद्मा पुरस्कार विजेता दिवंगत भरत मिश्रा के पोते थे और दुबई में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने मिहिर गर्ग के शव को दुबई से भारत जल्द वापस लाने में मदद के लिए विदेश मंत्री को भी धन्यवाद दिया। इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता है। एक बेटा, अब वो बेटा चल दे, वो भी इतना होनहार बेटा, ये बहुत ही दर्द की बात है, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि इन लोगों को शक्ति दे ईश्वर। हाँ, बॉडी ओवर आने में दिक्कत होती है, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जल्दी ही करवा दिया। तो विदेश मंत्रालय को, जयशंकर जी को हमारा धन्यवाद है भाई।
पूर्णिया की जीविका दीदी रूमा देवी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली जा रही है। वे लाल किले पर प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान के रूप में शामिल होंगी। आकांक्षी प्रखंड श्रीनगर से रूमा देवी को पीएमओ से पत्र आया है, जिसमें उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया। इसे लेकर पूर्णिया के झुन्नी कला गांव के लोगों में खुशी है। जीविका दीदी रूमा देवी से बात की न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया का श्रीनगर प्रखंड और बायसी प्रखंड आकांक्षी प्रखंड चुना गया है और इस आकांक्षी प्रखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए रूमा देवी दिल्ली जा रही है और यह स्वतंत्रता दिवस के समारोह में लाल किला पर शामिल होंगी। मेरा प्रखंड आकांक्षी प्रखंड घोषित किया गया है। बहुत गौरव की बात है जो कि मैं आज उसके तहत जो है कि दिल्ली जा रही हूँ। लाल किले पे 15 अगस्त का झंडा फहराने, झंडा तोलन में शामिल होने जा रही हूँ। तो क्या करती हैं आप लोग? हम लोग सर जीविका में सभी दीदी जो है एक समूह बनाए हैं जो कि जीविका से जुड़ी हुई है। समूह में जो है हम लोग 10 रुपया का बचत करते थे। उसके बाद जो है कि हम लोग का बैंक से ऋण मिलने लगा। उस ऋण से हम सभी जीविका दीदी अपना घर में खेती बाड़ी करते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं और जो है समय से ऋण जो है बैंक का चुका देते हैं। इससे जो है कि हमको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। ये झुन्नी कला गांव है और इस छोटे से गांव से निकलकर ये रूमा देवी जो कि जीविका समूह चलाती है और आज ये दिल्ली जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर झंडोत्तोलन करेंगे, जहां ये भी शिरकत करेगी और इसको लेकर इस गांव के लोगों में भी काफ़ी खुशी है कि पहली बार इस गांव की एक महिला जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ी है और ना सिर्फ खुद आगे बढ़ रही है बल्कि यहाँ की सैकड़ों महिलाओं को भी जीविका के माध्यम से रोजगार दे रही है और आगे बढ़ा रही है। आज वह दिल्ली जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें बुलाया गया है और वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला पर शिरकत करेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। दानापुर के दियारा के हेतनपुर में बांध टूट गया है। बांध टूटने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कई गांवों के बाहर पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दानापुर के दियारा में बांध टूटने की खबर और बताया जा रहा है कि हेतनपुर में बांध टूटा है और बांध टूटने की वजह से कई गांवों में पानी भर गया है। आरा में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा उफान पर है और जिस वजह से आसपास के इलाकों में जबरदस्त कटाव हो रहा है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। और खगड़िया में भी नदियां उफान पर हैं। कोसी और बागमती नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बाढ़ का पानी निचले इलाके में फैलता जा रहा है। सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और प्रसिद्ध अघोरी स्थान चारों तरफ से पानी से घिरा है। बढ़ते जलस्तर का हाल बता रहे न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार। में कोसी और बागमती नदी जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं जो गंगा नदी है और बूढ़ी गंडक नदी उसके जलस्तर में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो घोड़ी स्थान घाट है, यहाँ पर जो गंडक नदी है उसका पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलते जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे जो है सो लोगों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। ये जो गंडक नदी और जो गंगा नदी है उसके जलस्तर बढ़ने के कारण जो पूरा रहीमपुर का जो पूरा इलाका है, 1 दर्जन से अधिक गाँव है, वह बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे जिस तरह से पानी लगातार फैलते जा रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बूढ़ी गंडक है, पानी तो बढ़ रहा है। हाँ, पानी बढ़ रहा है। अच्छा। 1 बित्ता बढ़ा है इतना रात भर में। अच्छा। कौन जगह है ये? अघोरी स्थान बाबा रामनाथ के देखे पिंडा पूरा तो डूब जाए पूरा तो। हाँ, वहाँ पानी चढ़ जाए। तो जिस तरह से बूढ़ी गंडक नदी और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और जिस तरह से जो पानी पूरा इलाके में फैलते जा रहा है, खगड़िया के सदर प्रखंड, मानसी प्रखंड सहित जो और इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको धीरे धीरे परेशानी बढ़ते ही जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया।
बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। मुजफ्फरपुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बागमती का पानी कई गांव में घुस चुका है। कटरा प्रखंड के बर्री में स्कूल में भी पानी घुस गया है। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा जो है वह बढ़ने लगा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कटरा के बर्री में हैं और आप देखेंगे कि स्कूल तक जो है वह पानी पहुंच चुका है। हालांकि 2 दिन पहले स्कूल के ऊपर भी पानी पहुंच चुका था, लेकिन अब वह घटने लगा है। लेकिन आप देखेंगे अभी भी आधा स्कूल जो है वह डूब चुका है। क्लासरूम है जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए है, तो वह पूरा क्लासरूम जो है अभी भी डूबा हुआ है। लेकिन बाकी के जो पूरा फील्ड है इसमें भी पूरा पानी फैला हुआ था और यहाँ पर भी बाढ़ का पानी पहुँच चुका था। लेकिन फिलहाल जो है जलस्तर में कमी हुई है, जिसके बाद पानी उतर गया है। लेकिन यहाँ पर खतरा जो है लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से बागमती का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में यह खतरा बना हुआ है कि इस इलाके में एक बार फिर से बाढ़ का जो है वह संकट देखा जा सकता है। और स्कूल तक पानी पहुँच चुका है और देखेंगे कि यह जो क्लासरूम है वह पूरा डूब चुका था और अभी भी जो है पानी काफी हद तक इसमें है और इसमें बच्चे जो है वो अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह बंद कर दिया गया है। हालांकि दूसरे क्लासरूम जो ऊंचे स्थल पे है वहां पर बच्चे जो है वह क्लास कर रहे हैं। तो औराई और कटरा इलाके में बागमती के जलस्तर बढ़ते जलस्तर का खतरा जो है वह देखा जा रहा है। कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।